हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विधि कहा जाता है, इसके आज की इस वीडियो में 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पर्पस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से रेडी कर लेना एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होंगे एलएलबी थर्ड सेमेस्टर और बीएलएलबी के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना। मानव सभ्यता के विकास के साथ जैसे जैसे राज्य और राष्ट्र अस्तित्व में आए, जैसे जैसे मानव की जो सभ्यता है उसका विकास हुआ, वैसे वैसे ही जो राज्य है और राष्ट्र है वो अस्तित्व में आए और उनके आपसी संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता महसूस हुई। जो राष्ट्र और राज्य अस्तित्व में आए थे, उन्हीं के आपसी संबंधों को नियंत्रित, यानी कि उनके जो रिलेशंस है उन पे कंट्रोल करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता महसूस हुई। कोई भी राज्य अब पूर्ण रूप से पृथक नहीं रह सकता। व्यापार, सुरक्षा संधियां, युद्ध, मानवाधिकार, पर्यावरण, अंतरिक्ष, समुद्र आदि जैसे अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें एक राज्य की गतिविधियां दूसरे राज्य को प्रभावित करती हैं। यहाँ राज्य से मतलब है देश, कि एक देश की गतिविधियां, एक देश के कार्य दूसरे राज्य को, दूसरे देश को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, ये बनाई जाती है जो एक देश है दूसरे देश के आपसी संबंधों को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, मतलब कि दो देशों के या फिर अनेक देशों के जो संबंध हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता महसूस हुई और इसे ही कहा जाता है इंटरनेशनल विधि। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का निर्माण इसलिए हुआ ताकि वो देशों के संबंधों पर कंट्रोल कर सके। जैसे हमने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था, जो विधि शास्त्र था, उसमें पढ़ा था कि विधि क्यों बनाई जाती है। पढ़ा था लॉ, कानून का निर्माण क्यों किया जाता है। कानून का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि वो मनुष्य के व्यवहार पर कंट्रोल कर सके, मनुष्य के व्यवहार पर नियंत्रण कर सके, ताकि वो समाज में कोई भी ऐसे अनैतिक कार्य ना करे, कोई भी ऐसे गलत काम ना करे जिससे वो दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा सके। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय विधि है, ये बनाई जाती है एक देश से दूसरे देश के बीच जो संबंध उत्पन्न होते हैं, जो उनके कार्य होते हैं, उन पर कंट्रोल कर सके। ठीक है, सिर्फ इतना सा फ़र्क आपको समझना है। अगर आप इतने से फ़र्क को आप समझ जाते हैं कि विधि का निर्माण क्यों किया जाता है, मनुष्य पर कंट्रोल करने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण क्यों किया जाता है, राज्यों के संबंध, यानी कि देश के संबंधों पर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये दो डिफरेंस याद रखना, आपको इंटरनेशनल लॉ का आधे से ज़्यादा मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि वह विधि है जो स्वतंत्र राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कुछ मामलों में व्यक्तियों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करती है। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा। अब कुछ बहुत सारे विधि शास्त्री हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित किया है। सबसे पहले आते हैं ओपनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि या राष्ट्रों की विधि उन नियमों और परंपराओं का समूह है जिन्हें विकसित देश अपने आपसी संबंधों में पालन करने के लिए बाध्य मानते हैं। ऐसे लॉ, ऐसे कानून जिन्हें कोई देश अपने आपसी संबंधों को मानने के लिए बाध्य होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ। फिर है इसके बाद ह्यूगो ग्रेटियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है। जो ये हैं ह्यूगो हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति दे जर बेली एस पेसेस 1625 में कहा,
अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों की प्रणाली है जिन्हें राज्य अपने आपसी संबंधों में बाध्यकारी मानते हैं, यानी कि जिन्हें वो बाउंड होते हैं मानने के लिए। कौन? एक राज्य या दूसरा राज्य एक दूसरे के प्रति उस विधि को, उस कानून को मानने के लिए बाउंड होते हैं। फिर है ग्रेटियस ने कहा कि अगर ग्रेटियस याद ना हो तो सिर्फ होगो लिख देना। होगो ने कहा कि यह विधि केवल संधियों या समझौतों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय, नेचुरल लॉ के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं ब्रेयरली के अनुसार, J.L. ब्रेयरली, यह नियमों और सिद्धांतों का ऐसा समूह है जो राज्य पर विधिक रूप से बाध्यकारी होता है। बाध्यकारी मतलब होता है बाउंड होना, कि अगर कोई विधि बनी है, अगर कोई लॉ बना है तो आप उसको मानने के लिए, आप उसका पालन करने के लिए बाउंड हो, बाध्य हो, आपको ये मानना पड़ेगा। अगर कोई विधि बन चुकी है तो उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर है इसके बाद हॉल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि आचरण के उन नियमों का समूह है जिन्हें आधुनिक साधन राज्य अपने पारस्परिक संबंधों पर उसी प्रकार बाध्यकारी मानते हैं जो इंटरनेशनल लॉ है। कोई राज्य है, इंटरनेशनल लॉ को अपने पारस्परिक संबंधों पर उसी प्रकार बाध्य मानेगा, उसी प्रकार लागू मानेगा जिस प्रकार एक विवेकशील व्यक्ति अपने देश की विधि को मानता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मैं भारत में रहती हूँ और भारत में बहुत सारी विधियाँ हैं जो लागू हैं। जैसे आपकी अभी आई थी BSA आई थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BNS आई थी, भारतीय न्याय संहिता, BNSS आई थी, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, TPA है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है, या फिर आपका NI एक्ट है। ये सारे भारत में लागू हैं और मैं इन सभी को मानती हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में लागू हैं और मैं इंडिया में रहती हूँ। अब जिस प्रकार मैं इन सभी कानून को मानने के लिए बाध्य हूँ, बाउंड हूँ, उसी प्रकार एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानने के लिए बाउंड है। ठीक है, उसी प्रकार एक राज्य उस विधि को मानता है जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने देश की विधि को मानता है और जिसका पालन करना होता है। कोई व्यक्ति अपने देश की विधि का पालन करेगा और एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करेगा। ठीक है, तथा जो उस पर बाध्यकारी होती है। देश की विधि व्यक्तियों पर लागू होती है और अंतर्राष्ट्रीय विधि सभी देशों पर लागू होती है। वह राज्य यह भी मानते हैं कि उल्लंघन होने पर अंतर्राष्ट्रीय विधि उपयुक्त साधनों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे की ऐड कर लेना, की जा सकती है, कि अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि का आप उल्लंघन करते हो, कोई देश अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करता है तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में उल्लंघन करने के लिए सज़ा, पनिशमेंट दी गई है वो उस देश को दी जाएगी। जैसे देश में कोई विधि लागू है, BNS है, कोई भी है, मैं उसको नहीं मानती हूँ, मैं चोरी करना एक अपराध है और मैंने चोरी की तो मुझे सज़ा दी जाएगी। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी जो भी सज़ा होगी, जो भी पनिशमेंट होगी, जो भी रूल्स होंगे जिनका कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, फिर है इसके बाद SS लोटस वाद, 1927 का वाद है। ये एक केस है। जो केस होते हैं उनको ज़रूर लिख कर आना एग्ज़ाम में। केसों के नाम याद कर लेना, ठीक है, अंदर के कीवर्ड याद कर लेना। कीवर्ड से आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से हमारा तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होते हैं। ठीक है, आई होप आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि का मतलब समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है और इसके कुछ विधि शास्त्री हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार परिभाषा दी है अंतर्राष्ट्रीय विधि की। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है
वो एक देश के दूसरे देश से संबंध को नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। और जो विधि है, नॉर्मली विधि है जो हमने जूरिस्प्रूडेंस में ही पढ़ी थी कि विधि क्यों बनाई जाती है, मनुष्य के व्यवहार पर कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य ना करे, कोई भी ऐसा गलत काम ना करे जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई हानि पहुंचे। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विधि बनाई गई है कि एक देश दूसरे देश के साथ कोई भी ऐसा कार्य ना करे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ना करे, कोई भी उसके कार्य में हस्तक्षेप ना करे, कुछ भी ऐसा ना करे जिससे दूसरे देश को नुकसान पहुंचे, इसलिए बनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय विधि। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ है इसके क्या सोर्स हैं, इसको बनाने के क्या सोर्स है, कहाँ कहाँ से बनाई गई है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ वह विधि है जो स्वतंत्र और सार्वभौम राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंधों, अधिकारों, कर्तव्यों और आचरणों को नियंत्रित करती है। जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक देश से दूसरे देश के पारस्परिक संबंध, अधिकार, कर्तव्य और आचरण, इनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। यह विधि राज्यों के बीच शांति, सहयोग और न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए बनाई गई है। जैसे किसी देश की आंतरिक विधि का स्रोत संविधान और विधानमंडल होते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के भी कुछ मान्य स्रोत हैं जिनसे इनके नियम और सिद्धांत उत्पन्न होते हैं। अब जिस प्रकार किसी विधि को बनाने के लिए, जैसे कि एक देश की विधि को बनाने के लिए उसके जो सोर्स होते हैं, संविधान है, विधानमंडल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिनसे विधि को बनाया जाता है, जिनको ध्यान में रखकर विधि को बनाया जाता है। उसी प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसके भी कुछ मान्य सोर्स हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय विधि को बनाया गया है। स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्स हैं उनसे हमारा तात्पर्य उस, ये वास्तविक लिखा हुआ है यहाँ पे, वास्तविक नहीं है, वास्तविक है, वास्तविक सामग्री से है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के नियम निर्मित करने के लिए प्रयोग करता है। जो ये सोर्स हैं वो वास्तविक सामग्री हैं जो किसके लिए प्रयोग की जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के नियम निर्मित करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों से हमारा तात्पर्य उन तरीकों तथा प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर से है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म होता है। ऐसे प्रोसीजर, ऐसे तरीके जिनसे अंतर्राष्ट्रीय विधि को बनाया जाता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्स। ठीक है, स्रोतों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, औपचारिक स्रोत जिसे फॉर्मल सोर्सेस भी कहते हैं। ये वे स्रोत हैं जिनसे विधिक वैधता, लीगल वैलिडिटी प्राप्त होती है, जैसे संधियाँ और प्रथाएं। दूसरा है सारवान, जिसे भौतिक स्रोत भी कहते हैं। ये वे स्रोत हैं जिनसे नियमों की सामग्री या आधारभूत तत्व मिलते हैं। जो नियम बनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए, उनकी जो भी सामग्री या आधारभूत तत्व मिलते हैं उन्हें कहते हैं भौतिक सोर्स, सारवान सोर्स। ठीक है, जैसे न्यायिक निर्णय, विद्वानों की राय इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दोनों सोर्सों के नाम याद रखना। पहला औपचारिक सोर्स, दूसरा भौतिक सोर्स। दो सोर्स बताए गए हैं, फिर इसके अंदर भी और भी सोर्स बताए गए हैं, वो सारे हम आगे पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विधान का अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, ये जो अनुच्छेद है 38, इसके अनुसार न्यायालय निम्नलिखित स्रोतों के आधार पर निर्णय, जजमेंट देता है। ये जो आधार हैं, ये 4 आधार हैं जिनके आधार पर
निर्णय दिया जाता है किसके द्वारा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के दो सोर्स हैं, एक तो औपचारिक सोर्स, औपचारिक स्रोत, और दूसरा है सारवानी, जिसे हम भौतिक स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये चार आधार हैं जिनके आधारों पर जो इंटरनेशनल न्यायालय है वो अपना जजमेंट, अपना निर्णय देता है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय संधियां, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय भी कहा जाता है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, इंटरनेशनल कस्टम्स, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं होती हैं वो। तीसरा आधार है सभ्य राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सामान्य विधि सिद्धांत, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। और चौथा है न्यायिक निर्णय एवं विद्वानों की राय, जुडिशियल डिसीजंस एंड राइटर्स ऑफ जूरिस्ट। ठीक है, ये चार आधार हैं, चारों आधारों को आप याद कर लेना। इन चारों के अनुसार ही जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें निर्णय दिया जाता है। और जैसे मैंने आपको कीवर्ड बताए थे, अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को रेडी कर लिया करो, उससे आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को याद करने में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय भी कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों में सर्वप्रथम स्थान है, ये सबसे पहला आधार है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां वे करार हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक देशों अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में संबंध स्थापित करते हैं और जो कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि का सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि ये राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में याद रखना, एक तो ये कि ये सबसे पहला आधार है किस चीज़ का? न्यायिक निर्णय देने का सबसे पहला आधार है। दूसरा कि ये दो या दो से अधिक राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में जो संबंध हैं उनको स्थापित करते हैं, और वो जो संबंध हैं वो कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। जो भी कानून लागू होता है वो कानूनी रूप से बाध्य होता है, उसको मानना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जो संधियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां दो प्रकार की होती हैं। संधियां हैं दो प्रकार की। पहली संधि है विधि निर्माण करने वाली संधियां, दूसरी है संविदा संधियां। विधि निर्माण करने वाली संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, यानी कि डायरेक्ट। यह संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को निर्धारित करती हैं। जो ये संधियां हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के नियम हैं उनको निर्धारित करती हैं, देशों के बीच आपसी संबंधों को नियंत्रित करती हैं। जो विधि निर्माण करने वाली संधियां हैं, ये दोनों देशों के बीच, दो देश हैं, तीन देश हैं, फिर कई देश हैं, समूह है देशों का, उनके बीच जो उनके आपसी संबंध हैं उनको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, विधि निर्माण करके, जैसे किसी भी देश में कोई विधि निर्माण की जाती है मनुष्य के व्यवहार पर कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह से जो देश हैं, देशों के आपसी संबंध को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए विधि द्वारा संधियां लागू की जाती हैं, ताकि वो उन पर कंट्रोल कर सके, संबंधों पर, रिलेशंस पर। ठीक है, संविदा संधियां दो या दो से अधिक देशों के बीच समझौते होते हैं। दो या दो से अधिक देशों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो विशिष्ट मुद्दों पर नियमों को निर्धारित करते हैं। यह संधियां केवल उन देशों पर लागू होती हैं जो इसके पक्षकार होते हैं। अब दो देश हैं, उन दोनों ने मिलकर आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी भी चीज़ को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन्हीं देशों के बीच में लागू होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं संविदा संधियां। कुछ ऐसे नियम जो कॉन्ट्रैक्ट द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं।
अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, इंटरनेशनल कस्टम्स, ये दूसरा आधार है जजमेंट देने का, निर्णय देने का। किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय विधि का सबसे प्राचीन और मूल स्रोत अंतर्राष्ट्रीय प्रथा है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रथा है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का ही सबसे प्राचीन, सबसे पुराना और ओरिजिनल स्रोत है। ठीक है, जो लंबे समय तक राष्ट्रों के व्यवहार में बनी रहती है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्रथा जो है वो राष्ट्रों के, देशों के व्यवहार में बनी रहती है और जिसे राज्यों ने कानूनी रूप से बाध्यकारी मान लिया है। जो राज्य हैं, जो देश हैं, इसको कानूनी रूप से मान लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब कोई व्यवहार लगातार और समान रूप से राज्यों के द्वारा अपनाया जाता है और वे इसे विधिक दायित्व समझते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय प्रथा कहलाती है। अब जैसे कोई भी ऐसी प्रथा है, कोई भी कस्टम है जो लगातार फॉलो की जाती है, जैसे आप इंडिया में ही ले लो, कोई भी ऐसा कस्टम है जिसे कंटिन्यू फॉलो किया जाता है तो उसको आगे चल के एक प्रथा बना देते हैं, एक कानून बना देते हैं कि अब से ये कानून है और इसको सभी लोग मानेंगे। जैसे विवाह है, अब विवाह में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 7 फेरे वैलिड हैं कि जब तक 7 फेरे नहीं होंगे तब तक विवाह मान्य नहीं माना जाएगा। या कोर्ट मैरिज है, कोर्ट मैरिज में जब तक लीगली सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो विवाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, मुस्लिम रीति रिवाजों में जो निकाह किया जाता है उसमें कबूल करना, एक्सेप्ट करना और प्रस्ताव देना, जब तक इन सब चीज़ों को पूरा नहीं किया जाएगा तो इसको माना नहीं जाएगा। तो इसी तरह से जो प्रथाएं चली आ रही हैं उन्हें ही आगे जाकर एक कानून बना दिया जाता है कि अब से जो भी कार्य होंगे वो इसी रीति के अनुसार होंगे। ठीक है, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समाज के सामूहिक व्यवहार का परिणाम होती हैं। जैसे जैसे राष्ट्रों के बीच संबंध बढ़े, जैसे जैसे जो देश हैं उनके बीच संबंध को बढ़ावा मिला, उन्होंने कुछ नियमों को परंपरागत रूप से अपनाया। यही आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार बन गई। ठीक है, फिर है इसके बाद सभ्य राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सामान्य विधि सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में जहाँ एक और संधियाँ और प्रथाएं, जो संधियाँ हैं और जो प्रथाएं हैं, प्रमुख भूमिका निभाती हैं, वहीं तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है सभ्य राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विधिक सिद्धांत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि द्वारा इस स्रोत को मान्यता प्रदान की गई है और वर्तमान समय में यह एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ये तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला कौन सा है? ठीक है, ये तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत से हमारा अर्थ उन सामान्य नियमों से है जिनको करीब करीब सभी सभ्य राष्ट्रों ने स्वीकृत करके मान्यता प्रदान की है। ठीक है, फिर इसके बाद है लॉर्ड मेक नायर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की विधि का अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, या फिर आपको ये याद ना रहे तो सिर्फ 38 लिख देना। ठीक है, 38 विधिक सिद्धांतों का एक ने समाप्त होने वाला स्रोत वर्णित करता है जिससे न्यायालय सहायता ले सकता है तथा लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास कर सकता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह है कि जब किसी विवाद के समाधान हेतु कोई भी विवाद उत्पन्न हुआ है दो देशों के बीच में और वहाँ पर कोई भी संधि उपलब्ध न हो और न ही कोई प्रथा उपलब्ध हो, तब न्यायालय इन सामान्य सिद्धांतों के आधार पर निर्णय दे सके। ठीक है, फिर इसमें एक केस है। अगर अच्छे नंबर लाने हैं, हेडिंग्स पे फोकस करना, जो आर्टिकल लिखवाएं उन पे फोकस करना, और जो ये आपके केस हैं इन पर फोकस करना। ठीक है, इनको अच्छे से लिख कर आना, आपको एग्ज़ाम में नंबर अच्छे मिल जाएंगे अगर आप इन सारी चीज़ों को, यही तो मेन चीज़ें होती हैं कि कोई केस का नाम है, हेडिंग्स है, कोई जुरिस्ट का नाम है यानी कि विधि शास्त्री का नाम है, हेडिंग वगैरह हैं। फिर इसके बाद एक केस है रेक बनाम केन
रेग वर्सेस केन 1876 का ये केस है। इन चीज़ों पे फोकस करो। जो ये केस है, कोई हेडिंग है, कोई राइटर का नेम है, कोई आर्टिकल है, इन चीज़ों पे फोकस सबसे ज़्यादा करना और एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं पे रखना है और इन्हीं को आपको अच्छे से उतारना है। अगर आप अंदर जो लिखोगे वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो वो ऊपर नीचे हो गई तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप केस नहीं लिखोगे, आप कोई भी हेडिंग नहीं लिखोगे, कोई भी राइटर का नेम नहीं लिखोगे, आप आर्टिकल नहीं लिखोगे तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे। और थोड़ा सा एग्ज़ाम में जब आप लिखते हो तो अच्छे से लिखा करो ताकि जो लिखा हुआ है वो भी अच्छा लगे। अगर वो भी अच्छा लगेगा, जब लिखा हुआ भी अच्छा लगेगा और उसमें ये केस भी मेंशन होंगे, राइटर्स भी मेंशन होंगे, आर्टिकल्स भी मेंशन होंगे, तो आपको नंबर अच्छे क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना। तो आप इन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना, ठीक है। इस वाद में यह मत प्रकट किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि न्याय, साम्य, सुविधा तथा संबंधित विषयों के तर्क पर आधारित है, जो लंबे समय के व्यवहार द्वारा मान लिया गया है, ठीक है। इसके बाद है संयुक्त राज्य बनाम स्कूनर। इसके बाद है संयुक्त राज्य बनाम स्कूनर। इस वाद में न्यायाधीश स्टोरी ने दास प्रथा के विषय में यह विचार प्रकट किया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को व्यक्तियों के अधिकार और न्याय के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर है न्यायिक निर्णय एवं विधि विद्वानों की राय। न्यायाधिकरणों एवं न्यायालयों के निर्णय, न्यायालय के निर्णय दो प्रकार के हो सकते हैं। जो न्यायालय के निर्णय हैं, जो कोर्ट के जजमेंट हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय और दूसरा है राज्यों के निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सबसे प्रमुख न्यायालय है। जो इंटरनेशनल कोर्ट है ये सबसे प्रमुख न्यायालय है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और यह स्थायी परमानेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। इस न्यायालय का कार्य राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना और संयुक्त राष्ट्र को कानूनी विषयों पर सलाह देना है। जो इंटरनेशनल कोर्ट है, याद रखना, इसकी जो स्थापना है 1946 में हुई थी। सबसे प्रमुख न्यायालय है ये, सबसे प्रमुख कोर्ट है और इसका जो कार्य है वो है राज्यों के बीच, जो दो देश हैं उनके बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उनका निपटारा इसी कोर्ट में किया जाएगा। और दूसरा कि संयुक्त राष्ट्र को कानूनी विषयों पर सलाह देना, ठीक है। फिर है राज्यों के न्यायिक निर्णय, डिसीजंस ऑफ नेशनल कोर्ट्स। राज्यों या देशों के न्यायालयों के निर्णय भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब किसी देश का न्यायालय किसी अंतर्राष्ट्रीय विधिक प्रश्न पर निर्णय देता है, अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है उस पर कोई भी न्यायालय, किसी भी देश का न्यायालय, किसी भी देश का कोर्ट कोई निर्णय देता है तो वह यह दर्शाता है कि उस देश में अंतर्राष्ट्रीय विधि को किस प्रकार समझा और लागू किया जाता है, ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, जितना भी आपको बड़ा लिखना है या फिर छोटा लिखना है, जो भी आप पूरे क्वेश्चन में पढ़ते हो वो आपको लिखना है निष्कर्ष में। जैसा आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा, इंटरनेशनल लॉ की स्थापना कब हुई थी, उसके क्या कार्य हैं, या फिर कितने आपने सोर्स पढ़े हैं, उसमें जो निर्णय है उसके आधार क्या क्या हैं, किन आधारों पर निर्णय दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आप निष्कर्ष में लिख सकते हो। यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि स्रोत वे आधार हैं जिनसे
अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण, विकास और प्रवर्तन होता है। इनमें सबसे प्रमुख स्रोत संधियां, प्रथाएं, सामान्य विधि सिद्धांत तथा न्यायिक निर्णय एवं विधि विद्वानों की राय से ये सभी स्रोत मिलकर अंतर्राष्ट्रीय विधि को स्थायित्व और वैधता प्रदान करते हैं। जहाँ संधियाँ विधिक नियमों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती हैं, वहीं प्रथाएं और सामान्य सिद्धांत उन्हें व्यावहारिकता और नैतिकता प्रदान करते हैं। न्यायालयों के निर्णय और विद्वानों की व्याख्याएं इन स्रोतों की व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार ये सभी स्रोत मिलकर ये इसका निष्कर्ष हो गया। और फिर आता है इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ा हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्स, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत एकात्मवाद और द्वैतवाद का विवेचना कीजिए। जो इसकी विवेचना है वो करनी है। डिस्कस मोनिज्म एंड डुअलिज्म अंडर इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ और आंतरिक विधि या राजकीय विधि के बीच का प्रश्न विधि शास्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यह संबंध निर्धारित करता है कि किसी देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय विधि को किस प्रकार लागू किया जाएगा। क्या वह स्वयं लागू हो जाएगी या उसे घरेलू कानून द्वारा लागू करना आवश्यक होगा। इस संदर्भ में दो प्रमुख सिद्धांत उभर कर आए हैं। पहला एकात्मवाद, दूसरा द्वैतवाद। ये दो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो खुद से लागू हो जाएगी या उसको घरेलू कानून द्वारा लागू कराया जाएगा। ठीक है, पहला सिद्धांत है हमारा एकात्मवाद का सिद्धांत। एकात्मवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि और आंतरिक विधि दोनों एक ही विधिक प्रणाली सिंगल लीगल सिस्टम का भाग है। इसके बीच कोई मौलिक भेद नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि स्वयं प्रत्येक देश की विधि का भाग बन जाती है और उसे लागू करने के लिए किसी पृथक कानून की आवश्यकता नहीं होती। एक विधि होती है आंतरिक विधि जो किसी देश के अंदर लागू होती है, और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय विधि जो सभी देशों पर लागू होती है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है एकात्मवाद सिद्धांत, इसके अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसको अलग से लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी देश अगर उस अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आता है तो वो खुद ही उस पर लागू हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद है इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है इसको काट देना, दूसरा ये पहला है और ये दूसरा। जब कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उस पर कोई हस्ताक्षर करता है तो उसके भीतर स्वयं लागू हो जाती हैं। अगर कोई भी कानून है या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने उस पर साइन किया तो उसके अंदर जो भी नियम कानून होंगे वो मुझ पे बाउंड हो जाएंगे, यानी कि मैं उनको मानने के लिए बाध्य हो जाऊंगी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने किसी कंपनी को साइन किया, किसी कंपनी के अंतर्गत जॉब की, तो वहाँ पर जो भी नियम कानून होंगे, रूल और रेगुलेशंस होंगे वो मेरे लिए मान्य होंगे, वो मेरे पे खुद ही लागू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से होती है अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। फिर दूसरा है यदि राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून में टकराव होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर किसी देश का कानून है, किसी राष्ट्र का कानून है और किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है, तो उसमें कोई विवाद उत्पन्न होने पर, कोई भी झगड़ा होने पर प्राथमिकता दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय कानून को। ठीक है,
फिर इसका एक उदाहरण है जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में एकात्मवादी दृष्टिकोण अपनाया गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय संधियां सीधा देशों के कानून के रूप में लागू होती हैं। ठीक है। फिर दूसरा है द्वैतवाद का सिद्धांत। द्वैतवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि और आंतरिक विधि दो भिन्न विधिक प्रणालियां हैं। और जो हमने अभी एकात्मवाद सिद्धांत पढ़ा था उसमें कहा गया था कि जो आंतरिक विधि है और अंतर्राष्ट्रीय विधि है ये भिन्न नहीं है, एक ही है। दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है, इसलिए कोई भी एक दूसरे पर स्वयं लागू नहीं होती। और उसमें कहा गया था कि वो खुद ही लागू हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल तब ही किसी देश के भीतर प्रभावी होती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि हैं वो तभी लागू होंगी किसी देश के भीतर जब विधायिका द्वारा देश के कानून के रूप में अधिनियमित किया जाए। जब विधायिका उसको अधिनियमित करेगी, उसको इन्फोर्स में लाएगी, तभी वो विधि लागू होगी। कहाँ? देश के भीतर, वरना तो ये अलग अलग है। ठीक है। और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि का स्रोत अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य के बाहरी संबंधों को नियंत्रित करती है, जबकि आंतरिक विधि राज्य के भीतर के व्यक्तियों के संबंध को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो राज्यों के बाहरी संबंध को, जो एक देश से दूसरे देश के बीच जो संबंध होते हैं उनको कंट्रोल करती है। और जो आंतरिक विधि है, जो किसी देश के अंदर विधि होती है, जो वो राज्य के भीतर के जो व्यक्ति हैं उनके संबंधों पर, उनके व्यवहार पर कंट्रोल, नियंत्रण करती है। ठीक है। दोनों विधियां समांतर रूप से अस्तित्व में रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। जो इंटरनेशनल विधि है, जो इंटरनेशनल लॉ है, वो देशों पर लागू रहता है, और जो एक देश का कानून है वो एक देश में लागू रहता है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ऐसा कहा गया है द्वैतवाद सिद्धांत में। ठीक है। इसके बाद एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है इसका। ब्रिटेन में द्वैतवाद सिद्धांत लागू है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को तब तक घरेलू कानून के रूप में नहीं लागू किया जा सकता जब तक संसद उसे अधिनियमित न करे। ठीक है। फिर है भारतीय परिप्रेक्ष्य। भारत में द्वैतवाद सिद्धांत दृष्टिकोण अपनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 आर्टिकल 253 के अनुसार संसद को अधिकार है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु कोई भी कानून बना सके। जब तक संसद द्वारा कोई भी कानून नहीं बनाया जाता तब तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि स्वयं लागू नहीं होती। जो इंडिया है, जो भारत है, इसमें कोई भी कानून अपने आप लागू नहीं होता। अगर जो हमारे भारत की विधायिका है वो उसको लागू करना चाहती है, वो उसके लिए कोई अधिनियम बनाती है, तो ही उसको लागू किया जाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए एक विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था 1947 का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक घरेलू कानून नहीं होता तब तक अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को न्यायालय मार्गदर्शन हेतु अपनाया जा सकता है। ठीक है। जब तक कोई कानून नहीं होगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को मान लिया जाएगा। फिर है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। जो भी आप पूरे क्वेश्चन में पढ़ते हो, आपने दो सिद्धांत पढ़े। एकात्मवाद सिद्धांत जो कि ये कहता है कि जो विधि है वो एक साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर लागू हो जाती है, और एक है द्वैतवाद सिद्धांत जो कि कहता है कि आंतरिक जो विधि है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, अलग अलग हैं, एक दूसरे पर वो लागू नहीं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं वो तब तक किसी देश पर लागू नहीं होंगी जब तक उस देश का जो कानून है, जो उसका लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वो उसके लिए कोई अधिनियम न बनाए। ठीक है। ये लिख सकते हो आप निष्कर्ष में। ठीक है। ये जो एकात्मवाद और द्वैतवाद सिद्धांत है इसको वेरी शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है और शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है। ठीक है। फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला, राजनयिक दूतावासों की स्थायी नियुक्ति 17वीं शताब्दी में शुरू हुई।
जो ये दूतावास है इसका मतलब प्रतिनिधि है, ठीक है। प्रतिनिधि बोलते हैं और दूतावास भी बोलते हैं। इसकी नियुक्ति 17वीं शताब्दी में शुरू हुई। राजनयिक प्रतिनिधियों की उन्मुक्तियां और विशेष अधिकार 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रथा के रूप में थे। जो इनकी नियुक्ति है वो 17वीं शताब्दी में हुई थी, और जो इनकी उन्मुक्तियां और विशेष अधिकार हैं, जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ हैं, वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के रूप में थे, ठीक है। फिर है 1815 की वियना कांग्रेस में इस विषय में संहिताकरण किया गया, और 1961 के राजनयिक संबंधों को वियना अभिसमय मतलब एक संधि, एक कानून में इसका संहिताकरण किया गया। यह अभिसमय 18 अप्रैल 1961 में अपनाया गया और 24 अप्रैल 1964 में लागू हुआ। जो ये अभिसमय था ये अपनाया गया था किसमें? 18 अप्रैल 1961 में, और 1964 में इसको लागू कर दिया था। 192 देशों ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया। ये जो अभिसमय बना था, ये जो नियम बना था, इसका क्या किया? अनुसमर्थन किया। यह अभिसमय राजनयिक संबंधों के नियमों को निर्धारित करता है। राजनयिक व्यक्ति जो होता है वो होता है जो अपने राज्य को दूसरे राज्य में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत प्रत्येक स्वतंत्र राज्य यानी कि प्रत्येक स्वतंत्र देश को यह अधिकार है कि वह अन्य राज्यों के साथ न्यायिक संबंध यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करे। अपने देश के दूसरे देश के साथ राजनयिक संबंध को स्थापित करे। कोई राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या विधिक संबंध बनाए रखना चाहता है तो वह अपने प्रतिनिधियों को उस राज्य में भेजता है, जो उसके एजेंट होते हैं। जैसे एक देश अपने एजेंट को, एक व्यक्ति को अपना एजेंट बना के दूसरे देश में भेजता है ताकि वह अपने आर्थिक, सांस्कृतिक या विधिक संबंध को बनाए रखे, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को दूसरे देश में। किसके द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं? डिप्लोमेटिक एजेंट द्वारा, राजनयिक प्रतिनिधि, ठीक है। इन्हें राजनयिक प्रतिनिधि कहा जाता है। किसे? जब किसी व्यक्ति को अपने देश से दूसरे देश में अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए भेजा जाता है। कौन से संबंध? आर्थिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, विधिक संबंध हैं। इनको बनाए रखने के लिए किसी प्रतिनिधि को रिप्रेजेंट, अपने देश को प्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है, उसे ही कहा जाता है राजनयिक प्रतिनिधि, ठीक है। राजनयिक प्रतिनिधियों का मुख्य कार्य दोनों राज्यों के बीच सौहार्द, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना होता है, और उनके कार्यों में सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं। किन्हें? राजनयिक प्रतिनिधि को, जो एजेंट हैं, इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं और कुछ उन्मुक्तियां यानी कि इम्यूनिटीज दी जाती हैं, ठीक है। फिर है इसकी परिभाषा। ओपनहाइम के अनुसार राजनयिक प्रतिनिधि वह व्यक्ति है जिसे किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य में अपने हितों की रक्षा और प्रतिनिधित्व, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है। एक एजेंट होता है जिसे एक राज्य, एक देश दूसरे देश में भेजता है अपने हितों की रक्षा के लिए और अपने राज्य को, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसे कहा जाता है राजनयिक प्रतिनिधि, ठीक है। फिर ब्राउनी है, ये कहते हैं राजनयिक प्रतिनिधि वे व्यक्ति होते हैं जो अपने राज्य की ओर से दूसरे राज्य में राजनयिक और औपचारिक प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ऑफिशियली रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को, ठीक है। फिर है इनके कार्य, जो एजेंट है इनके कार्य हैं प्रतिनिधित्व, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना यानी कि अपने राज्य को रिप्रेजेंट करना, कि आपके राज्य में क्या होता है, आपके देश में क्या काम होता है, आपका देश क्या करता है, ठीक है। फिर है मध्यस्थता और वार्ता यानी कि बातचीत, एक दूसरे देश से बातचीत करना, अपने राज्य और विदेशी राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता करना। निरीक्षण, जिस राज्य में नियुक्ति होती है वहाँ की घटनाओं का निरीक्षण करना।
इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है। फिर है संरक्षण, अपने देश के नागरिकों का संरक्षण करना, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। फिर मित्रता के संबंध बढ़ाना, अपने देश से दूसरे देश के साथ मित्रता संबंध बढ़ाना। और वो किस तरह से बढ़ते हैं, जब आप अपने देश से किसी एजेंट को भेजते हैं अपने देश के बारे में बताने के लिए। ठीक है। अपने देश और जिस देश में नियुक्ति होती है उसके बीच मित्रता संबंध को बढ़ाना। फिर इन कार्यों के अलावा राजनयिक प्रतिनिधियों को उनकी राज्यों द्वारा विशेष कर्तव्य भी सौंपे जाते हैं। जैसे राजनयिक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, उन्हें क्या क्या विशेषाधिकार दिए जाते हैं। राजनयिक प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में, यानी कि उनके कर्तव्यों करने के लिए किसी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये विशेष अधिकार 1961 की वियना संधि द्वारा निर्धारित किए गए हैं। पहला, व्यक्तिगत उन्मुक्तियां, जिसमें आते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा, निवास स्थान संबंधी उन्मुक्ति, साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाली उन्मुक्ति। किसी भी राज्य प्रतिनिधि को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता, उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। ठीक है। फिर है निवास स्थान संबंधी उन्मुक्ति, राजनयिक प्रतिनिधियों को निवास संबंधी उन्मुक्तियां भी प्राप्त होती हैं, यानी कि उन्हें रहने के लिए घर वगैरह दिया जाता है। इसके बाद है साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाने से उन्मुक्ति। राजनयिक प्रतिनिधियों को यह उन्मुक्ति प्राप्त होती है कि उन्हें किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट में साक्षी के रूप में पेश होने के लिए। यदि कोई राजनयिक प्रतिनिधि चाहे तो वह इस उन्मुक्ति का परित्याग कर सकता है। अगर वो चाहे तो साक्षी के रूप में किसी भी कोर्ट में जा सकता है, वरना उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको बाउंड नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये है उसके विशेष अधिकार। फिर इसके बाद आता है करों से मुक्ति। राजनयिक प्रतिनिधियों को स्थानीय टैक्सों से उन्मुक्ति प्राप्त होती है, जैसे कि आयकर, संपत्ति कर आदि। लेकिन जल, प्रकाश आदि की सुविधा के लिए टैक्स अदा कर सकते हैं। ठीक है। उन्हें टैक्स से भी कुछ रिलीफ मिल जाते हैं। फिर है पुलिस नियमों से उन्मुक्तियां। जो पुलिस नियम हैं, राजनयिक प्रतिनिधि पुलिस नियमों से उन्मुक्त होते हैं, लेकिन वे सौजन्यवंश स्थायी व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस नियमों का पालन करते हैं। ये कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, बाकी उन्हें हर चीज़ में छूट मिल जाती है पुलिस की साइड से भी। फिर है उपासना का अधिकार। राजनयिक प्रतिनिधियों को अपने धर्म के अनुसार पूजा उपासना करने का अधिकार है, यानी कि अपने धर्म को मानने की, पूजने की, प्रचार करने की, प्रसार करने की जो है उन्हें अधिकार प्राप्त है। वे अपने दूतावास के निवास के अंदर पूजा कर सकते हैं। जो दूतावास है, जो उन्हें घर दिया गया है रहने के लिए, उसमें पूजा पाठ सब कर सकते हैं। फिर इसके बाद है अधिकारियों और परिवारों पर नियंत्रण। राजनयिक प्रतिनिधियों को दूतावास के अधीनस्थ कर्मचारियों और उनके परिवार पर क्षेत्राधिकार रखने का अधिकार होता है, जिससे वे अपने कर्मचारियों और परिवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह उन्मुक्तियां और अधिकार राजनयिक प्रतिनिधियों को, जो एजेंट होते हैं, उनको उनके कार्यों को निर्बाध, यानी कि बिना किसी रुकावट के करने में मदद करते हैं और उन्हें देश के हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है। बस यहीं तक था ये क्वेश्चन। जो राजनयिक प्रतिनिधि थे यहीं तक था। सबसे पहले राजनयिक प्रतिनिधि कौन होते हैं, इनका क्या योगदान है, इनके क्या कार्य हैं और इनको क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं और क्या इनको उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है। इतना ही ये क्वेश्चन है और इतना ही पूछा जाता है आपसे। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन।
अंतर्राष्ट्रीय विधि के शांतिपूर्ण निपटारे के साधन क्या हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद उत्पन्न होता है उसके शांतिपूर्ण निपटारे के जो साधन हैं वो क्या हैं? व्हाट आर द पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स? ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, भूमिका। जब दो या अधिक राष्ट्रों के बीच किसी विषय को लेकर असहमति या टकराव उत्पन्न होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहा जाता है। अगर दो देशों के बीच में किसी भी विषय को लेकर कोई भी आपसी सहमति से या फिर कोई भी चीज़ है, टकराव उत्पन्न होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे ही अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहा जाता है। यदि इस विवाद को बल प्रयोग के बजाय शांति, वार्ता और विधिक उपायों के माध्यम से सुलझाया जाता है तो इसे शांतिपूर्वक निपटारा, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कहा जाता है। अगर किसी विवाद को लड़ाई झगड़े के बजाय शांति से बातचीत करके सुलझा लिया जाए तो इसे ही शांतिपूर्वक निपटारा कहा जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का मूल उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि का मूल उद्देश्य है विश्व शांति बनाए रखना तथा राष्ट्रों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूएन चार्टर एक, उसके अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 3 और अनुच्छेद 33 सब क्लॉज 1 के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा ऐसे उपायों से करेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय को खतरा न पहुंचे। ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विवाद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ओपनहाइम के अनुसार जब किसी तथ्य, विधिक अधिकार या कर्तव्य के विषय में दो राज्यों के बीच मतभेद होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहलाता है। अगर किन्हीं दो राज्यों के बीच में कोई भी विधिक अधिकार को लेकर, कोई भी तथ्य को लेकर या फिर कर्तव्य को लेकर कोई भी मतभेद उत्पन्न होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहते हैं। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रकार। पहला, राजनीतिक विवाद, पॉलिटिकल डिस्प्यूट। ऐसे विवाद जिनमें राष्ट्रीय हित, नीतियां या संप्रभुता का प्रश्न शामिल हो, जैसे सीमा विवाद, संधि का उल्लंघन आदि। किसी नियम का उल्लंघन कर दिया या कोई सीमा है उससे रिलेटेड कोई विवाद हो गया तो वो आएगा राजनीतिक विवाद में। ठीक है। फिर दूसरा है विधिक विवाद, लीगल डिस्प्यूट्स, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों या व्याख्या का प्रश्न उठता है, जैसे किसी संधि की वैधता, कोई नियम है, कोई कानून है, उसकी वैलिडिटी है, उससे रिलेटेड, या फिर दायित्व का निर्धारण आदि। ठीक है। फिर इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के साधन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूएन चार्टर के आर्टिकल 33 क्लॉज 1, जो इसका क्लॉज 1 है, उसके अनुसार निम्न साधन बताए गए हैं जिन्हें मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला राजनीतिक, पॉलिटिकल, और दूसरा विधिक, लीगल। ठीक है। ये दो साधन हैं शांतिपूर्ण निपटारे के, जिसमें पहला राजनीतिक में आते हैं, कुछ साधन राजनीतिक में आते हैं। ये उपाय कूटनीति और आपसी समझ पर आधारित होते हैं। जो उनके बीच में आपसी नीति होती हैं, आपसी समझ होती है, उन पर आधारित होते हैं राजनीतिक विवाद। ठीक है। पहला वार्ता, नेगोशिएशन। यह विवाद निपटाने का सबसे प्रारंभिक यानी कि सबसे पहला और सरल साधन है। इसमें दोनों देश सीधे बैठकर, आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं और आपसी सहमति से विवाद सुलझाते हैं। इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होता। ये जो पहला साधन है ये सबसे पहला साधन है और सबसे आसान और सरल साधन है। इसमें दोनों पक्ष जो हैं, जो दोनों देश हैं, वो बैठते हैं और बैठकर आपसी सहमति से बातचीत करके इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। फिर है जांच, इंक्वायरी। जब विवाद किसी तथ्य पर आधारित होता है, जैसे सीमा उल्लंघन हुआ है या नहीं, तब एक जांच आयोग
इंक्वायरी कमीशन, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाता है। यह आयोग तथ्यों की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ताकि विवाद का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो सके। ठीक है, जो इंक्वायरी होती है उसमें जो एक रिपोर्ट है वो दाखिल की जाती है, जिसके बाद ये पता चल जाता है कि क्या उल्लंघन हुआ है, कितना हुआ है। ठीक है, फिर है मध्यस्थता, मीडिएशन। इसमें कोई तीसरा राज्य या व्यक्ति दोनों विवादित पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। यह केवल सलाह देता है, बाध्यकारी निर्णय नहीं देता। ये जो मध्यस्थता है, मीडिएशन है, इसमें कोई दूसरा देश दो देशों के बीच में सुलह करा सकता है, और ये जो मीडिएशन वाला जो व्यक्ति होगा या फिर कोई देश होगा वो सिर्फ सलाह दे सकता है। उसकी सलाह मानना या ना मानना उन देशों के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद है सुलह। इसमें एक सुलह आयोग गठित किया जाता है जो दोनों पक्षों की बातें सुनकर एक सुझावात्मक रिपोर्ट देता है। यह रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती परंतु न्याय संगत समाधान समझी जाती है। मध्यस्थता में एक तीसरा देश उनकी सुलह करा सकता है, और जो सुलह है इसके अंतर्गत एक रिपोर्ट दाखिल की जाती है। मध्यस्थता में मीडिएशन में कोई तीसरा देश दो देशों में सुलह करा सकता है, और उसकी बातों को मानना या ना मानना उन दोनों देशों की मर्जी है। वो बाध्य नहीं है, वो बाउंड नहीं है कि जो उसने कह दिया वो करेंगे। और ऐसे ही सुलह में है, इसमें दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है और एक रिपोर्ट दी जाती है, जिसको मानना ना मानना उनकी मर्जी है, लेकिन ये न्याय संगत में समाधान समझी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद है विधिक साधन, लीगल या जुडिशियल साधन। इन उपायों में निर्णय विधि और न्याय के आधार पर होता है और बाध्यकारी होता है। जो ऊपर हमने राजनीतिक पढ़े थे वो बाध्यकारी नहीं थे, उसमें मर्जी है, दोनों देश माने या ना माने। जो ये लीगल वाला है, यानी कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून आ गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पहला है इसमें मध्यस्थ न्याय, आर्बिट्रेशन। इसमें विवादित पक्ष एक या अधिक पंचों को नियुक्त करते हैं। जो विवादित पक्ष हैं वो एक या अधिक पंचों को नियुक्त कर सकते हैं, जो सुनवाई के बाद निर्णय देते हैं। यह निर्णय बाध्यकारी होता है, जो भी उन्होंने कह दिया वो उनको मानना होगा। ठीक है, फिर है न्यायिक निपटारा। इसमें विवाद को किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष रखा जाता है और इसका निर्णय विधिक रूप से बाध्यकारी होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सबसे प्रमुख न्यायालय है। जो अभी ऊपर पढ़े थे हमने, उसमें तो कोई भी माने या ना माने उसकी मर्जी है। कोई भी जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी नहीं होता है, मतलब मानने के लिए वो बाउंड नहीं होते हैं। लेकिन जो न्यायिक वाला है, न्यायिक साधन है, इसमें जो भी निर्णय आता है उसको मानने के लिए जो दोनों देश हैं वो बाध्य होंगे, उन्हें मानना पड़ेगा। चाहे वो मध्यस्थ न्याय हो या फिर न्यायिक निपटारा हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कोई आदेश आया हो तो वो उन देशों को मानना होगा। इसके बाद है क्षेत्रीय एजेंसियों या व्यवस्थाओं का उपयोग। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 52 कहता है कि क्षेत्रीय संगठनों जैसे सार्स, आसेन, अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से भी विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाए जा सकते हैं। फिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे सारे ही क्वेश्चन को आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि इसमें जो डिस्प्यूट्स हैं, वर्ष किस किस वर्ष में कौन सा डिस्प्यूट हुआ है, फिर विवाद कौन कौन से विवाद हैं, और समाधान जो निपटारा का साधन है वो। बाद है इसका निष्कर्ष। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा अंतर्राष्ट्रीय विधि की आत्मा है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बल प्रयोग को निषिद्ध किया है और वार्ता, सुलह, मध्यस्थ, पंचायती और न्यायिक निपटारे जैसे साधनों का बढ़ावा दिया है। ठीक है, बस यही 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं। ये जो 5 के 5 क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है,
इनको सभी को आप अच्छे से पढ़ लेना। ये सबसे ज़्यादा 20 नंबर में पूछे जाते हैं और कभी कभी इनको 10 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। और 4 नंबर में इनका कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं उठा के, कोई भी तत्व दे सकते हैं उठा के बीच में से कि ये बताओ। तो अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना और कीवर्ड बना लेना, सारी हेडिंग्स लिख लेना। हेडिंग्स के साथ में जो भी केस वगैरह याद रखना, सारे कीवर्ड के साथ केस वगैरह, हेडिंग्स वगैरह, सारी चीज़ों को अच्छे से आप याद कर लोगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 2-3 बार पढ़ोगे आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।